वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे हम सहकारिता को लेकर। जी हां, केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत एक बड़ी पहल है। इसके पीछे सहकारिता के ढांचे को गति देकर और उसमें कुछ बदलाव कर उसे करोड़ों लोगों और देश की समृद्धि से जोड़ना है। सहकारिता विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम बने, इससे रोजगार बड़े पैमाने पर मिला है, हमेशा मिलता रहा है, लेकिन इसके जरिए जमकर राजनीति भी साधी गई है। इससे सहकारिता खासकर कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई है, उसके पूरे लाभ नहीं मिले। इसका जितना फैलाव होना चाहिए था वह नहीं हो सका। अब इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपने से इसका महत्व समझा जा सकता है। मोदी सरकार का सहकारिता को लेकर मंत्रालय बनाना एक दूरगामी सोच साबित हो सकती है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार या फेरबदल में सहकारिता मंत्रालय बनाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उसकी जिम्मेदारी सौंपना बड़ा फैसला है। ये सहकारिता को और उन्नत, आधुनिक करने की दिशा में प्रयास भर ही नहीं, बल्कि इस बहाने रणनीतिक तौर पर भी बीजेपी ने दूर की सोची है। गुजरात और महाराष्ट्र के सहकारिता आंदोलनों ने उन राज्यों का विकास भर ही नहीं किया, बल्कि इन आंदोलनों से बड़े नेता निकले और उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। कभी महाराष्ट्र में यशवंतराव पवार, बसंत दादा पाटिल, एनसीपी के नेता शरद पवार के पिता गोविंदराव पवार आदि ने सहकारिता के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम किया। गोविंदराव पवार के सहकारिता के लिए किए गए कामों की बदौलत शरद पवार को राजनीतिक जमीन तैयार करने में मदद मिली। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने सहकारी क्षेत्र में अपना बड़ा प्रभुत्व बनाया। आजादी के बाद के कई दशकों तक गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारिता क्षेत्र पर एनसीपी, कांग्रेस और कुछ खास इलाकों में शिवसेना की पकड़ रही है। महाराष्ट्र में तो आज भी एनसीपी और कांग्रेस का इस पर प्रभाव है, लेकिन गुजरात में बीजेपी ने बहुत करीब से सहकारिता क्षेत्र में कांग्रेस के प्रभुत्व को कम किया और अपनी खास रणनीति से सहकारी फेडरेशन पर अपना प्रभाव जमाया। देखा गया कि महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, दिल्ली जहां जहां भी सहकारी क्षेत्र में मजबूत रहा, वो कुछ ही नेताओं की मुट्ठी में शीर्ष सहकारी संस्थाएं रही। इसलिए अब जब केंद्र में नया सहकारी मंत्रालय स्थापित किया गया है, तो देश भर के राजनीतिक दलों के कान खड़े हो गए हैं। शायद यही वजह थी कि सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने पर सबसे पहली टिप्पणी महाराष्ट्र से शिवसेना की तरफ से आई। महाराष्ट्र शिवसेना की तरफ से कहा गया कि केंद्र में सहकारिता मंत्रालय बनाने के पीछे राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। सहकारिता क्षेत्र में वामपंथी दल भी अपने प्रभाव बनाए रखने के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं। लेफ्ट के कई धड़ों की कोशिश रही है कि यूनियनों के जरिए सहकारिता क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखा जाए, लेकिन जितनी तेजी से देश भर में लेफ्ट सिमटता गया, उसी तरह सहकारिता क्षेत्र में उसका जितना भी प्रभाव था वो भी सिमटता गया है। अब वामपंथ नेता सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय बनाना संविधान का उल्लंघन है। ये राज्य का विषय और क्षेत्र है। यानी सीधी सी बात यही है कि इस एक मंत्रालय की स्थापना ने सबकी नींद उड़ा दी है और इसका सबसे बड़ा असर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। निश्चित अमित शाह के लिए सहकारिता नया विषय नहीं है। वो लंबे समय से इसके तमाम पहलुओं को समझते आ रहे हैं और इसी आधार पर गुजरात में कांग्रेस से उसका आधार छीना गया है। निश्चित है कि अमित शाह इसी फॉर्मूले पर महाराष्ट्र में भी काम करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में दो बातें एक साथ हुई हैं, जिसका असर महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करता है। कभी शिवसेना में रहे तेज तर्रार नेता और राज्य के पूर्व सीएम नारायण राणे को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाकर बीजेपी ने शिवसेना को जवाब दे दिया है। इस तरह सहकारिता मंत्रालय को बनाकर महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी को हतप्रत कर दिया गया है। इस नई कवायद से अब लग रहा है कि देश में सुस्त से पड़े रहे सहकारिता आंदोलन को नई करवट मिलेगी। शायद ऐसे समय में जब युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मसला हो, सहकारिता का मजबूत होना उनकी उम्मीद को जगाएगा। कृषि रोजगार उद्यम पर इसका फर्क दिखेगा, जीवन यापन के साधन बढ़ेंगे, लेकिन सहकारिता के कई पहलुओं पर ठोस काम की दरकार है। साथ ही बैंकों को भी गति में लाने की जरूरत है। सहकारिता को उस स्तर तक ले जाना होगा जहां लोगों का उसमें विश्वास बढ़े।
भारत में सहकारिता का इतिहास 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। आजादी के बाद सहकारी समितियों का बहुत तेजी से विकास हुआ। देश में 6 लाख के आसपास सहकारी समितियां सक्रिय हैं। करोड़ों लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि सहकारिता के केंद्रीय मंत्रालय को बनाकर सहकारिता के स्वरूप में कुछ बदलाव कर और उसे ताकत देकर नए लक्ष्यों को साधने की कोशिश की गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कामकाज की अपनी अलग शैली है। कई बार उनके फैसले एकदम चौंकाते हैं और इस बार केंद्र में सहकार मंत्रालय का गठन करके उसे गृह मंत्री अमित शाह को सौंपकर उन्होंने सबको चौंकाया है। अब कहा जा रहा है कि मोदी के कैबिनेट विस्तार में ये सबसे बड़ा फैसला था। इसके पीछे कई वजह हैं। सहकारिता के चलते देश में श्वेत क्रांति की बयार बही है। देश में अमूल और लिज्जत पापड़ सहकारिता के माध्यम से सफलता के शिखर को छुए हैं। सहकारिता ने कई ब्रांडों को जगमगाया है। देश में आज 55 किस्मों की 8.5 लाख सहकारी समितियां कार्यरत हैं और इस तरह 93,000 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं और देश में 3 प्रकार की सहकारी समितियां काम करती हैं। पहली जो शहरी इलाकों में अपनी सेवाएं देती है, दूसरी जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है लेकिन कृषि के लिए ऋण नहीं देती, तीसरी उद्योगों में कार्यरत किसान श्रमिकों की वित्तीय जरूरत पूरा करने की कोशिश करती है। देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भी सहकारी साख समितियां हैं। कृषि क्षेत्र में देखें तो देश में चीनी की 35% चीनी सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी समितियों के जरिए तैयार की जाती है। सहकारिता के माध्यम से बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र गांव कस्बों में पहुंचा है। नाबार्ड की 2019 से 20 की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी इंडस्ट्री को 1,48,625 करोड़ रुपए का लोन बांटा। तब भी माना गया कि सहकारिता की चाल तमाम उपलब्धियों के बावजूद सुस्त पड़ी हुई है। इसकी वजह यही है कि कुछ राज्यों तक ही वो सिमटा रहा है और इसे परंपरागत ढांचे में ही रखा गया है। आधुनिक प्रबंधन का इसे बहुत लाभ नहीं मिल सका है। सहकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार का भी जमकर बोलबाला रहा है। जिन लोगों का राजनीतिक सामाजिक दबदबा रहा है, उन्होंने सहकारी बैंकों से जमकर पैसा उठाया है। इससे सहकारी समितियों के जरिए आंकड़ों में फायदे तो नजर आते रहे, लेकिन उसके पीछे के खेलों पर कम निगाह गई। केंद्र की इस पहल के बाद माना जा रहा है कि सहकारिता का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हर क्षेत्र में बड़ा असर होगा। इसे गति मिलेगी, इसकी मॉनिटरिंग पीएम गृह मंत्री अमित शाह करते रहेंगे। इससे पहले सहकारिता को कृषि मंत्रालय के साथ जोड़कर रखा जाता था, लेकिन केंद्र के स्तर पर नीति, योजना आदि को लेकर ये विभाग सुस्त ही बना रहा। अब इसे अलग विभाग बनाकर इसका रंग रोगन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों कार्यकाल में कई बदलाव किए हैं। योजना आयोग को नीति आयोग बनाया, मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में बदला गया है, जल शक्ति, आयुष गंगा, सफाई, कौशल विकास जैसे मंत्रालय बनाए गए हैं। इसी कड़ी में सहकारी विभाग को बनाया गया है। ये माना जा रहा है कि केंद्र के स्तर पर सहकारिता के नेटवर्क को पूरे देश भर में फैलाया जाता है। सहकारिता के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाकर इसे और लाभदायी क्षेत्र बनाने की कोशिश होगी। देखना ये होगा कि मंत्रालय का सिस्टम किस तरह से काम करता है और इनका नया स्वरूप किस तरह देश के सामने आता है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सहकारिता क्या है और सहकारिता आंदोलन देश में किस तरह काम करता है। सहकारिता 2 शब्दों सह और कारिता के मेल से बना है। सह से आशय है साथ साथ और कारिता का अर्थ है कार्य करना। इस प्रकार मिलजुल कर साथ साथ काम करना सहकारिता है। ये एक ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्य समानता के आधार पर पारस्परिक हित के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। सहकारिता एक सबके लिए और सब एक के लिए की भावना के साथ खड़ी है। दरअसल सहकारिता शब्द यूरोप से आया है, जब 12 बुनकरों ने बेहद अभाव को देखते हुए साथ साथ काम करना शुरू किया। वो अपने रोज के काम में कुछ धन बचाते थे। अपनी सोच के आधार पर उन्होंने कामकाज की एक नई शैली समाज के सामने रखी। भारत में सहकारी समितियों की जरूरत यहाँ की मॉनसून आधारित कृषि और किसानों के कर्ज के संकट को दूर करने की दृष्टि से पड़ी। बार बार सूखा पड़ने, फसल के खराब हो जाने से किसान दिक्कत में आते थे। किसानों को नई फसल और जीवन यापन के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। इससे आजादी से पहले ही सहकारी समितियों की नींव पड़ गई थी।
1904 में अंग्रेजों ने भारत में सहकारी समितियों का एक ढांचा खड़ा किया। इसके लिए सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 बनाया गया। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत सहयोग सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। इससे प्रांतों को सहकारी समितियों के संचालन के लिए अपने स्वयं के कानून के साथ आने की अनुमति मिली। बाद में 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सहकारी समितियों को कवर करने के लिए बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम की घोषणा की, जिसकी सदस्यता एक प्रांत से आगे बढ़ी। स्वतंत्रता के बाद सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश में कुछ कदम उठाए गए। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी समितियों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की सिफारिश की। इसमें कर्मियों के प्रशिक्षण और सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की जरूरत पर बल दिया गया। 1984 में सहकारी संस्थाओं को व्यापक बनाने के लिए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम बनाया गया। 2002 में वाजपेयी सरकार के समय एनडीए सरकार ने सहकारी समितियों के प्रचार और प्रसार उत्थान के लिए सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सहकारिता क्षेत्र अपने ढर्रे से बाहर नहीं निकला। जिन राज्यों में ये पनपी, वहाँ कुछ राजनेता और कुछ खास परिवारों का इसमें दबदबा रहा। सहकारिता में भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रही और सहकारिता अगर कुछ राज्यों से बाहर नहीं आ सकी तो उसकी वजह भी ये प्रभावशाली नेता ही थे। उन्होंने ये नहीं चाहा कि सहकारिता से खड़ा उद्यम उनके राज्य से बाहर भी पांव पसारे। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। देश में सहकारी समितियां लोगों की मेहनत और सद्भावना से आगे बढ़ती है। इस दिशा में खासकर अमूल, लिज्जत पापड़ का ब्रांड बनना इसकी एक अहमियत बताता है। सहकारी डेयरी समिति और सहकारी बैंकों की सहकारिता विकास में अपनी एक बड़ी भूमिका रही है। भारत में अमूल और लिज्जत पापड़ अब एक नए ब्रांड है। ये सहकारी समिति के प्रतीक है। अमूल डेयरी का प्रबंधन गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के जरिए इसका प्रबंधन किया जाता है। राज्य के करीब 36 लाख दुग्ध उत्पादक सहकारी इसके अंशधारी हैं। इस प्रक्रिया में सहकारी समिति के जरिए दुग्ध उत्पादकों के उत्पाद को इकट्ठा और वितरित किया जाता है। इससे राज्य के दुग्ध उत्पादकों को बहुत फायदा हुआ। इन्हें बड़े पैमाने पर इसका लाभ हुआ और अब उनके लिए ग्राहकों तक सीधा पहुंचने की समस्या भी नहीं रही। समितियों ने उनका काम आसान कर दिया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत इस समय देश में 1,94,195 सहकारी समितियां हैं। इसी तरह सहकारी भंडारों के जरिए उत्पादकों और निर्माताओं से सीधा सामान खरीदा जाता है। इसमें उत्पादक और ग्राहक दोनों को ही फायदा होता है। सहकारी संस्थाएं बैंकिंग क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। ये क्रेडिट सोसाइटियों के रूप में देश भर में फैली हुई है। शहरी क्षेत्रों में सहकारी आवास समितियां और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी विपणन समितियां इसी तरह काम करती हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सहकारिता आंदोलन को बनाए रखने में इसे विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने, बढ़ावा देने, समन्वय करने आदि की जिम्मेदारी दी गई है। आज के वक्त में अमूल रोज गुजरात के 10,755 गांवों से करीब 6 मिलियन लीटर दूध एकत्र करता है। कभी श्वेत क्रांति के जनक वी कुरियन ने कहा था कि सहयोग से काम करने और सबके साथ काम करने की सोच ने चमत्कार और जादू दिखाया है। कभी गुजरात के खेड़ा के किसान बहुत मुश्किल हालत में जीवन यापन करते थे। बाजार तक पहुंच ना पाने की वजह से दलाल उनका शोषण करते थे। ऐसे में किसानों ने सोचा कि क्यों ना वो खुद बाजारों में जाकर दूध बेचे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को प्रेरित किया और फिर खेड़ा में 1948 में ये तय हुआ कि गांवों में दुग्ध उत्पादन केंद्र बनाने चाहिए। पहली सहकारी संस्था आणंद में बनाई गई। एक गांव का एक सहकारी समूह तैयार किया गया। इसे अमूल के नाम से ख्याति मिली। 1973 में ये गुजरात सहकारी दुग्ध मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के नाम से जाना गया। इसी तरह महाराष्ट्र में जसवंत बेन और उनकी 6 सहेलियों के जरिए शुरू किया गया लिज्जत पापड़ भी प्रेरणा जगाता है। अपना घर चलाने के लिए इन महिलाओं ने पापड़ बनाने शुरू किए। पहले इन महिलाओं ने 4 पैकेट पापड़ बनाकर एक व्यापारी को बेचे। उन्हें वो पसंद आए तो इसकी और डिमांड की। फिर उनकी मेहनत रंग लाई। व्यापारी छगन लाल ने उनको सलाह दी कि वो कभी अपने उत्पाद के साथ क्वालिटी में समझौता ना करें। साथ ही उन्होंने महिलाओं को पापड़ बनाने का प्रशिक्षण भी दिलाया। 7 सहेलियों का ये कारोबार कोऑपरेटिव सिस्टम बन गया।
7 सहेलियों के जरिए शुरू किया गया लिज्जत पापड़ आज देश भर में मशहूर है। बल्कि पापड़ का जिक्र आते ही लिज्जत शब्द जुबान पर आ जाता है। केंद्र में सहकारिता मंत्रालय को बनाए जाने के बाद इस बात की उत्सुकता बढ़ी है कि यह मंत्रालय किस तरह का होगा। अमित शाह इस मंत्रालय को देख रहे हैं। उन्हें यह खास मंत्रालय सौंपे जाने के पीछे आखिर मकसद क्या है? भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसके पीछे यही सरोकार है कि भारत के करोड़ों लोग अपने स्तर पर समृद्ध होने के साथ साथ देश की प्रगति में सहायक होंगे। सहकारिता आंदोलन को नई शक्ति और ऊर्जा देने की जरूरत थी, इसलिए इसके लिए नए लक्ष्यों के साथ एक अलग मंत्रालय बनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसका लक्ष्य लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर प्रगति विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है। लोगों के सामने सफलता के प्रतीक भी है, बस अब उसे सही दिशा में एक गति देनी है। ये एक बड़ी चुनौती भी है। सहकारिता मंत्रालय अपनी इतनी संभावनाओं के साथ है कि सब कुछ नए विजन के साथ चला तो भारत के भविष्य को बदल देगा। तब सहकारी समितियां भारत के आर्थिक विकास का मजबूत नींव स्तंभ बनेंगी। सबसे जरूरी आज सहकार से समृद्धि की भावना का साकार होना है। दरअसल एक वक्त गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारी समितियों में अपना वर्चस्व था। दोनों पार्टियां अपनी राजनीतिक हित भी साधती थी। महाराष्ट्र में एनसीपी के गठन के बाद इन सहकारी समितियों में शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार का प्रभाव बना हुआ है। कांग्रेस शिवसेना भी किसी स्तर पर इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। लेकिन गुजरात में बीजेपी ने सुनियोजित ढंग से सहकारी संगठनों को अपने प्रभाव में लिया। ये सब एकाएक नहीं हुआ, ये योजनाबद्ध हुआ है और बहुत कारगर ढंग से हुआ है। इस सफलता के बाद बीजेपी महाराष्ट्र समेत पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। कहना होगा कि केंद्र में सहकारिता मंत्रालय का सबसे पहला असर महाराष्ट्र में ही होगा। बीजेपी किसी तरह सहकारिता के क्षेत्र में कुछ पहल करके उसे अपने प्रभाव में लाना चाहती है, इसलिए इस मंत्रालय पर सबसे ज्यादा और सबसे पहली प्रतिक्रिया भी महाराष्ट्र से ही हुई। बीजेपी के दोहरे मकसद है। एक तरफ वो सहकारिता के जरिए विकास और रोजगार के अवसर तलाश रही है, तो दूसरी तरफ इन्हीं समितियों के बहाने सियासत भी साधना चाहती है। इस मंत्रालय के बारे में अभी जो बातें छनकर आ रही हैं, प्राथमिक सहकारी समितियों को केंद्र से वित्तीय मदद देकर मजबूत बनाने की बात है। इसमें समितियों को केंद्र की मदद दी जाएगी। गौरतलब है कि देश में 100 साल पुरानी सहकारी समितियां आज भी काम कर रही हैं। इनसे करोड़ों शेयर धारक हैं और वो कई तरह से कामों से जुड़ी हैं। इससे आश्चर्य इसी बात पर होता है कि इतनी बड़ी आबादी से जुड़े विभाग के लिए अलग केंद्रीय मंत्रालय की नहीं सोची गई। सहकारी क्षेत्र के लिए ये सुझाव रहा है। सहकारिता का ढांचा ऐसा हो कि उसमें सरकार का कम हस्तक्षेप हो और वो लोगों को मदद पहुंचाए, लेकिन राज्यों में ऐसा नहीं हो पाया। गौर करने लायक बात ये भी है कि यूएनओ ने भी कहा है कि भारत में सहकारिता के 100 साल पुराने कानून को नए सिरे से लाने की जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में उल्लेख किया था कि वो बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं को पूंजी जुटाने की अनुमति देगी। इससे आगे सहकारी संस्थाओं को पूंजी बाजार से पैसा जुटाने की सुविधा मिल सकती है। सहकारी संस्थाओं का लाभ बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लाभांश बढ़ने के बाद बचा हुआ धन समितियों के नेटवर्क बढ़ाने में काम आता है। अमित शाह के लिए सहकारिता नया क्षेत्र नहीं है। इस क्षेत्र में उनकी रुचि शुरू से रही है। वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रहे हैं। इसके अलावा गुजरात सहकारी बैंक के निदेशक, शहरी बैंकों के फेडरेशन के भी डायरेक्टर रहे हैं। इस तरह सहकारिता क्षेत्र में उनकी पकड़ रही है। यही नहीं, उन्होंने गुजरात सहकारिता क्षेत्र में बीजेपी के लिए ग्राउंड वर्क किया है। इस क्षेत्र में उनकी पकड़ को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि नेफेड के जरिए जम्मू कश्मीर में किए जा रहे कामों पर वो पैनी नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय बना तो दिया गया, लेकिन इस मंत्रालय को अपने सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कई बड़ी चुनौतियां हैं। इससे पार पाना होगा। अगर एक बार ये ढर्रे पर आ गया तो निजी सार्वजनिक के बाद ये तीसरा मॉडल बन सकता है। सहकारिता क्षेत्र में बड़ी अपेक्षा यही है कि इसे आधुनिक और उदार बनाया जाए। इसके अंदर राजनीति की उलझन और जकड़न को दूर कर इसमें गति दी जाए। इस बात की भी जरूरत है कि सहकारिता से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों को जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाए। सहकारिता के 100 वर्ष पुराने ढर्रे में बहुत कुछ बदलाव भी चाहिए।
कहीं न कहीं जिस तरह कृषि क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा की जा रही है, उसी तरह सहकारिता का स्वरूप भी बदलना चाहिए। भारत का सहकारिता आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा सहकारिता आंदोलन का श्रेय लेता है, लेकिन इसके सामने कई जटिलताएं हैं, इन्हें दूर किया जाना चाहिए। सहकारी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि केंद्रीय मंत्रालय के साथ साथ एक शीर्ष संस्थान भी हो। सहकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्यपद्धति को और सरल बनाया जाना चाहिए। प्रबंधन के स्तर पर भी काफी काम किया जाना है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रही सहकारी बैंकिंग इकाइयों को पेशेवर बनाने के साथ कार्य क्षेत्र की चुनौतियों का भी सामना करना है। बैंक जो ऋण देते हैं उनके मानकों में भी अब अंतर आना चाहिए, क्योंकि गांव में जीविका और कमाई का आधार बदल गया है। इसी तरह देश भर में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले लोगों के लिए आवास की जरूरत है। गृह निर्माण सहकारी समितियां इस दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं। झोपड़पट्टियों से हटकर अच्छे सस्ते आवास लोगों को मुहैया हो सकते हैं। साथ ही सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ी जरूरत इसको पेशेवर बनाने की है। इसके लिए सहकारिता से जुड़े हर पक्ष में एक पेशेवर अंदाज की जरूरत महसूस की जाती है। इसके पुराने कानूनों में बदलाव तो किया ही जाना चाहिए। देखा गया है कि कई सहकारी समितियां सक्रिय नहीं हैं। मंत्रालय बनाए जाने के बाद उन्हें फिर से सक्रिय किया जा सकेगा और एक बार फिर इस दिशा में काम होने लगेगा तो इसके प्रभाव भी दिखाई पड़ेंगे। सहकारिता मंत्रालय बनाकर केंद्र सरकार ने सहकारिता में अपने लक्ष्यों को तय कर लिया। एक लंबे विचार विमर्श और मंथन के बाद ही ये मंत्रालय अपने अस्तित्व में आया है। निश्चित है कि सहकारिता से समृद्धि का जो नारा है उसे देखते हुए सहकारिता को बेहतर करने के लिए कई तरीके के प्रयास होंगे। इसके कानूनों को बदला जाएगा। कहने का अर्थ यही है कि सहकारिता का 100 वर्ष पुराना ढर्रा बहुत कुछ बदल जाएगा। इसे पेशेवर लुक दिया जाना बहुत जरूरी है। सहकारिता आंदोलन की कुछ विसंगतियां के बावजूद इसकी अपनी बड़ी उपलब्धियां भी है। इसके पीछे लोगों का श्रम, पूंजी, साहस और धैर्य सब कुछ लगा है। लेकिन अब इस आधुनिक स्वरूप में इसको लाना होगा, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय को अमित शाह देख रहे हैं। इसलिए इसमें तेजी से बदलाव को लेकर उम्मीद जगती है। कहीं ना कहीं विपक्ष को अपनी राजनीतिक जमीन छिनती नजर आ रही है, लेकिन समय की मांग यही है। सहकारिता का जो क्षेत्र है वो देश में एक नई रौनक ला सकता है। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।